हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। आज आपके सामने फिजिक्स क्विज लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे हम। आपने 3 पार्ट तक देखा है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और वहाँ से तीनों वीडियोस देख सकते हैं फिजिक्स क्विज लेक्चर का। ओके, तो देखते हैं कि चौथा लेक्चर में हम किस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट क्या होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई क्या होगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, पूरा मेथड आप देखिए। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक और आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध क्या होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अपवर्तनांक, इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि आप अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दिया गया है। तो अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 बराबर वास्तविक गहराई को हम मान लेते हैं कि x रहेगा। ठीक है, और जो है आभासी गहराई कितनी है, 9 है। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 मीटर। क्या मिलेगा, 12 मीटर। तो आपको वास्तविक गहराई कितनी मिली, जो कि आपको वास्तविक गहराई मिली है कितना, 12 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमने क्या देखा कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, और अपवर्तनांक को हमेशा हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो जो कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता, ये वर्ड पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि निर्भर नहीं करता है उसके बारे में, मतलब किसी पिंड पर किया गया जो कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता, बल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता, या तीसरा ऑप्शन है पिंड के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, या फिर विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। देखिए, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि यदि किसी पिंड पर हम मान लें कि F बल लगाने पर, ध्यान से सुनिए, अगर हम कोई पिंड लें और उस पिंड पर हम F बल लगाएं और उससे विस्थापन कितना हो जाए, d हो जाए। ठीक है, और बल F की दिशा से थीटा कोण से होता है, मतलब जो विस्थापन होता है, जो बल लगाया जाता है जिसके कारण जो विस्थापन होता है वो थीटा कोण पर होता है। तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, F बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो F मतलब बल हो गया, D मतलब विस्थापन हो गया, और थीटा मतलब जिस पर जितना एंगल वो टर्न किया। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बल लगा रहे हैं किसी पिंड पर, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पर कोई बल लगाया गया, लंबवत लगाया गया, या मान लीजिए कोई आपके पास पिंड है जिस पर थोड़ा तिरछा बल लगाया गया, अब इस दिशा में बल लगेगा, मान लीजिए पिंड इधर की ओर मूव किया, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए 30 डिग्री बना, तो ये 30 डिग्री बना, तो यही हमारा क्या हो गया, विस्थापन का कोण, मतलब कोण किधर कितना है, 30 डिग्री है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको क्लियर हो पाई हो तो हम चलते हैं कि अब इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। तो देखिए, इसमें आपको बल मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, तो किस पर, देखिए यहाँ बल पर तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बल एवं विस्थापन के बीच कोण, ये भी नहीं, देखिए कोण भी आ रहा है इसमें, तो नहीं होगा। विस्थापन पर नहीं हो सकता, मतलब कि जो पिंड के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इतनी बात क्लियर हो तो अब हम बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं, उस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। फैक्ट ये है कि ये जो फार्मूला आपके पास है W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू हो जाती है कितनी, 0 डिग्री, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, तब पिंड पर लगे बल, जो पिंड पर लगा बल है, पिंड के विस्थापन की दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगे। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जिसे बल और वो डिस्प्लेसमेंट, बल और डिस्प्लेसमेंट अगर उनके बीच में कितना कोण है, 0 डिग्री है, तो वो दोनों एक ही दिशा में और होंगे। मतलब बल भी एक ही उसी दिशा में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये जो थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसमें क्या होता है कि कोई पिंड जो होता है, ठीक है, वो कार्य का महत्तम मान या अधिकतम मान होता है। मतलब उस दिशा में अधिक से अधिक कार्य होगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक पिंड है और इस पिंड पर जो बल लग रहा है पीछे से और इसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। इतनी बात क्लियर। अब जब 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री पे जो अब एक चीज, अब देखिए 0 डिग्री पर क्या होगा, ये W का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जो W होगा मतलब कार्य होगा, उसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा लॉजिक को भी हम समझा देते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो कॉस है, कॉस का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है। कॉस का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है और मिनिमम मान कितना होता है, -1 होता है, मिनिमम मान होता है। तो अगर 0 डिग्री का पर कॉस का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिंड है वो उसी दिशा में और बढ़ता चला जाएगा। तो कॉस का मान अधिकतम, इसी के वजह से किया गया कार्य का मान भी अधिकतम होगा। ये बात क्लियर हुई। चलिए, तो इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकते हैं, तो इतने फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का सेशन का है कि आईएस मात्रक में जल का विशिष्ट भार। अब आपको जल का विशिष्ट भार बताना है कि कितना होता है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान रखिए। पहली बात तो आप समझ लीजिए विशिष्ट भार क्या होता है। तो विशिष्ट भार क्या होता है, तो जल के आयतन, जल के एकांक आयतन के भार को जल का विशिष्ट भार कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जल के एकांक आयतन के भार को जल का विशिष्ट भार कहते हैं। ये जल के विशिष्ट भार का एक डिफिनीशन हो गई, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जल का जब विशिष्ट भार निकालने की बात आती है तो 1000 कितना होता है, 1000 गुणे 9.81, ठीक है। अब इसको यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9.81 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। यही जल का क्या है, विशिष्ट भार है, ठीक है। तो एसआई मात्रक में जल का विशिष्ट भार 9.81 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, अब दो समतल दर्पण हैं और उनके बीच कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो थीटा कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है बात। और ये थीटा है क्या, ये दो दर्पणों के बीच का कोण है, ठीक है। ये जो थीटा है वो क्या है, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकलती है, इस बात को कैसे हम ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब
प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360/θ-1। ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमने क्या लिखा है, बिल्कुल थोड़ा क्लियर लिख देते हैं जैसे आपको दिखाई पड़े। हमने लिखा है कि प्रतिबिंबों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो 360/θ-1 ये होता है प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फार्मूला। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकलेगी, 360 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा -1। तो इसको 60 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 - 1 कितना होता है, 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी दो समतल दर्पण के बीच जो एंगल दिया जाए और उनके बीच अगर कोई कोण दिया जाए तो आप प्रतिबिंबों की संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि 100 वाट का बल्ब 10 यूनिट की ऊर्जा से जलेगा, मतलब कितने घंटे जलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, यूनिट कितना दिया गया है, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट कितना है, ठीक है, यूनिट कितना है, तो यूनिट आप बताएंगे 100 वाट है। ठीक है, यूनिट कितना है, 100 वाट है। तो यूनिट बराबर क्या होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके अपने घर के यूनिट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, कितने वाट आप यूज़ कर रहे हैं, कितने घंटे तक यूज़ कर रहे हैं, बटे 1000 कर दीजिए, आपको यूनिट मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आइए हम कैसे निकालेंगे, हमको निकालना है समय निकालना है। तो समय, क्योंकि समय कितना जलेगा, मतलब कितना देर जलेगा। अब आइए यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट घंटा, मतलब समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घंटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यूनिट गुणे 1000, तो यूनिट कितना है, 100 यूनिट है, सॉरी 10 यूनिट है। यूनिट कितना है, 10 है। वाट कितना है, 100 वाट का है बल्ब। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, 10 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे 1000 बटे 100। ठीक, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, कितना आया, 100 घंटा। कितना है, 100 घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि अगर मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, 10 यूनिट ले रहा है, तो कितने घंटे जलेगा, तो आप बताओगे 100 घंटे वो जलेगा। क्लियर है बात। तो इसी प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।